बच्चों, दिस इज डॉली शर्मा, योर ओन केमिस्ट्री मैम। वेलकम यू ऑल टू द वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के बारे में। तो डिस्कस इन द सेंस हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ऑन द स्पेशल डिमांड ऑफ माय वंडरफुल स्टूडेंट्स। कुछ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैम जैसा सेशन है मैथमेटिकल फॉर्मूलेज जो चैप्टर के हैं आप कोशिश करिए न्यूमेरिकल बेस्ड वाले पार्ट में उन्हें पहले से लिखवा दीजिए। तो चलो, बहुत अच्छी बात है कि आपका वन शॉट प्रिपेयर हो रहा है और जहां से क्वेश्चंस आने वाले हैं वो पोर्शंस आप साथ साथ कवर करते जा रहे हो। तो बेटा मैं बिल्कुल जैसा आप चाहोगे वैसा करेंगे और मैं करवाऊंगी, बट एक कंडीशन है बेटा कि आपको 100% फॉलो करना है पूरा जब तक फिजिकल केमिस्ट्री नहीं खत्म हो जाती। मुझे वो फ्लो चार्ट देखने हैं कि हाँ आप भी उसे बना रहे हो बिना देखे याद करके, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट कि अब आप उस फ्लो चार्ट को अब भी बना रहे हो नहीं बना रहे हो, या मेरे ही ऊपर डिपेंड हो कि हाँ चलो मैम ने बना दिया इसी को लास्ट में देख के चले जाएंगे। हाथ से लिखना बहुत जरूरी है बेटा, गलतियां एनालाइज हो पाती हैं। एक दो क्वेश्चंस में कुछ बच्चों को आया है क्वेरी, लेड वाले क्वेश्चन में क्या डाउट आया बेटा, आपने डाउट क्लियर नहीं बताया, आप आंसर्स पूछ रहे हो तो आंसर उसमें मार्क हो रखा है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन, ये मोल कंसेप्ट का एक डाउट आया, मैंने कमेंट सेक्शन से गो थ्रू हुई थी। नेक्स्ट कल वाले लेक्चर, मतलब अभी तो उस लेक्चर को ड्यूरेशन बहुत कम हुआ है तो उसमें भी मैंने डाउट देखा। एक बच्चे का क्वेरी है 6s4f वाले क्वेश्चन में, तो बेटा इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। हम इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेंगे जिसकी एनर्जी कम है, और एनर्जी मेजर होती है ऑन द बेसिस ऑफ n+l रूल, जिसका n+l जितना कम उसकी एनर्जी उतनी कम। अगर n+l सेम है उसके बाद हम n का वैल्यू देखते हैं। क्लियर है बेटा? स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को भी शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इसके बारे में क्या डिस्कस किया था, अगर इसके बारे में हम बात करें, सबसे पहले बेटा आपने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? सबसे पहले आपने एक कंपैरिजन पढ़ा था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी की बेसिस पर, क्योंकि चैप्टर का नाम है स्टेट्स ऑफ मैटर, लेकिन इस चैप्टर को कई जगह आप गैसियस स्टेट नाम से भी पढ़ते हो, क्योंकि इस चैप्टर में हमने मेनली सिर्फ गैसियस स्टेट के बारे में बात की है। सॉलिड स्टेट 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था और लिक्विड स्टेट इसमें लास्ट में थोड़ा सा दे रखा है, वो तो है भी छोटा सा पोर्शन। तो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था बेटा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी के बीच में। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत बहुत ज्यादा होता है थर्मल एनर्जी से, यानी कि हम वहां पर बात कर रहे हैं किसकी? उस सब्सटेंस की जो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। जहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस लगभग बराबर होती हैं थर्मल एनर्जी के, वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है बेटा किसे? दैट इज लिक्विड स्टेट को। वहीं पे बेटा अगर थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, वो रिप्रेजेंट करता है किसे बेटा? दैट इज गैसियस स्टेट। तो बेटा टाइप्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो प्रकार के होते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं, सिमिलर या डिफरेंट, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो विद इन द मॉलिक्यूल होते हैं। तो बेटा ये भी आपने डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ में लिख देती हूं। मेनली फोर्सेस दो तरीके से क्लासिफाई हुए हैं बेटा, एक दैट इज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस और नेक्स्ट वन है हमारे पास दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होता है बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर जो इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स होता है, इन बिटवीन द, या तो सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द सिमिलर और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। वहीं पे अगर हम बात करें किसकी बेटा? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो ये कौन से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं? इन विद इन द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल के अंदर ही, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा इसमें आते हैं आपके जैसे कि कोवेलेंट बॉन्ड हो गया, है ना, जैसे कि आपका आयनिक बॉन्ड हो गया, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो गया।
लेकिन अगर हम बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की, तो जैसा नाम वैसा काम। इस बात से क्या मतलब है? इस बात से मतलब है जैसे कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस हैं तो वो इस प्रकार से हैं बेटा, जैसे कि दो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो नेचर में पोलर हैं, उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हमने डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा। अगर एक पोलर है और एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है तो उसे हमने डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस कौन सी होती है बेटा? सबसे ज्यादा तो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? या आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हो। वो हाइड्रोजन जो खुद डायरेक्टली अटैच है किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से, अगर वो अट्रैक्ट होता है अनदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से तो उसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसके बाद कौन से आते हैं बेटा? दैट इज डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। उसके बाद बेटा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और लास्ट में आता है बेटा इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहां पर आपने एक रिलेशन भी पढ़ा था बेटा इंटरैक्शन एनर्जी वाला, है ना, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोस्टली केसेस में क्या रिलेशन आपने पढ़ा था बेटा? मोस्टली केसेस में जो इंटरैक्शन एनर्जी होती है, इंटरैक्शन एनर्जी होती है, दैट इंटरैक्शन एनर्जी is inversely proportional to 1 upon r की power 6. Here r representing the internuclear distance between the molecules. ये बिल्कुल थियोरेटिकल पार्ट था बेटा, फिर भी मैंने लिखवा दिया है। यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 5% है, बहुत कम चांसेस है, लेकिन लिखवा दिया है ताकि आपको किसी भी तरह का कोई डाउट ना रहे। फिर इस चैप्टर में आप बात करते हो बेटा किसकी? गैस की बारे। और क्या है? व्हाट इज द गैस? गैस आर द मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। और अगर हम किसी के भी बारे में जानते हैं बेटा, फॉर एग्जाम्पल मैं हूं, ठीक है, आपको मेरे बारे में अगर कैरेक्टरिस्टिक बताई जाएंगी, देखकर मुझे आप क्या बताओगे? भाई हाँ हाइट 5'7" है, ठीक है, वेट 60 kg है, कलर कैसा है, वो अपीयरेंस बेसिस पर। सेम उसी तरीके से अगर हमें किसी गैस की कैरेक्टरिस्टिक बतानी होती है तो मेनली इस पूरे चैप्टर में हम कुछ भी पढ़ेंगे ना, इन 4 के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे। और वो 4 चीजें हमारे पास क्या है बेटा? नंबर 1 दैट इज प्रेशर, नंबर 2 that is volume, number 3 that is temperature, and number 4 that is amount of gas. क्या बेटा? amount of gas, जिसे हम पढ़ेंगे in terms of mole। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्रेशर। प्रेशर के बारे में आप क्या जानते हैं? बचपन से आपने पढ़ा फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। क्या बेटा? प्रेशर के बारे में आपने क्या पढ़ा है? फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? बेटा मैं यूनिट क्यों लिखवा रही हूं? चैप्टर्स में क्या होता है, आप फॉर्मूला लगा के आंसर तो निकाल देते हो, लेकिन लास्ट में अगर यूनिट गलत है तो आपका आंसर गलत हो जाता है। इसकी एसआई यूनिट होती है बेटा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर। और क्या यूनिट होता है बेटा इसका? पास्कल। क्या बेटा? पास्कल, जिसे पीए से भी डिनोट करते हैं। बेटा मोस्टली आपको प्रेशर मिलेगा एटीएम में, तो 1 एटीएम जो होता है वो लगभग 1 बार के बराबर होता है, लगभग 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, क्योंकि प्रेशर मेजर किया जाता है मरकरी के रिस्पेक्ट में, लगभग 760 टॉर के बराबर होता है। ये कुछ नॉर्मल यूनिट कन्वर्जन्स हैं जो आपको याद रखने हैं। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं बेटा, वॉल्यूम जरूर आपने हमेशा लीटर में सुना होगा, लेकिन इसका एसआई यूनिट मीटर क्यूब होता है। पता होगा, नहीं पता होगा बहुत सारे बच्चों को। और ये जो 1 मीटर क्यूब होता है ये 1000 लीटर के बराबर होता है। 1 लीटर
1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है, 1000 ml के बराबर होता है, 1000 क्यूबिक कैपेसिटी के बराबर होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। देख लो बेटा ध्यान से, है ना, ये हमारे पास सारे वॉल्यूम के कन्वर्जन्स हो गए। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमें क्या बताता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ बॉडी। अगर इसकी एसआई यूनिट की मैं बात करूं तो वो क्या होती है बेटा, केल्विन। और अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन में हमसे पूछा जा रहा है तो हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, तो हमारा टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सब में लगभग आपको टेम्परेचर केल्विन में यूज करना है, ठीक है। टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू, है ना, 5/9 F फ़ारेनहाइट -32। बहुत कम ये रिलेशन यूज होता है, बट फिर भी अगर हो जाए तो बता देना। अमाउंट ऑफ गैस, इसे हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा जिसके रिस्पेक्ट में हम इस चैप्टर के बारे में और चीजें स्टडी करते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं बेटा किस पे, हम आ जाते हैं यहाँ पर गैस लॉज पे। किस पे बेटा, गैस लॉज। कंबाइंड पढ़ लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट तो लास्ट में क्या बच जाता है, न्यूमेरिकल पोर्शन। तो गैस क्या होती है पता चल गया, किन टर्म्स के रिस्पेक्ट में मेजर कर सकते हैं वो पता चल गया। अब हम बात करते हैं गैस पे दिए गए नियमों के बारे में। तो टोटल हमारे पास 4 लॉज है बेटा। एक है बॉयल्स लॉ, है ना, नेक्स्ट वन इज चार्ल्स लॉ, नेक्स्ट वन इज गैलुसिक लॉ, ये दूसरा लॉ है ना, एक आपने मोल कंसेप्ट में भी पढ़ते हो बचपन में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज एवोगैड्रो लॉ, एवोगैड्रो लॉ। अब इस केस में क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स यहां से आए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले इन चारों लॉज और इनसे आने वाले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो चारों लॉ बात करते हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में। 2 चीजें कांस्टेंट रहेंगी और 2 चीजें आपस में वेरी करेंगी। बॉयल्स, नाम से ही लग रहा है बॉइलिंग जैसा, बॉयल है ना, बॉइलिंग जैसा। बॉइलिंग टर्म किससे रिलेटेड है, टेम्परेचर। तो बेटा यहां पर अमाउंट ऑफ गैस और टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और इस केस में प्रेशर जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन हम निकाल चुके हैं कि भाई बॉयल्स लॉ ने क्या बोला, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ये कैसा रिलेशन है, Y इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। तो प्रेशर का वॉल्यूम के साथ ग्राफ कैसा होगा बेटा, ग्राफ होगा इस तरीके से, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। क्लियर बेटा। और कैसा क्वेश्चन आता है ना, इसका मैथमेटिकली कैसे यूज करना है, तो इन चारों को पहले यहां समझाऊंगी बेटा और नेक्स्ट स्लाइड पे मैं सिर्फ एक फॉर्मूला बताऊंगी। चाहे कोई सा भी न्यूमेरिकल हो आपको वही फॉर्मूला यूज करना है क्योंकि जिसके बारे में दिया नहीं है यानी कि वो कांस्टेंट है, तो जबरदस्ती यहां से 4 रिलेशन अलग याद करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से समझना बेटा ग्राफ को। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट है और टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है और उस पे हम जब कर्व पढ़ते हैं तो उन्हें हम बोलते हैं आइसोथर्म्स। देखना बेटा ध्यान से, ये हमारे पास 3 आइसोथर्म्स हैं। क्या 3 आइसोथर्म्स, नाम दिया गया है T1, T2, T3। ये रहा प्रेशर और ये रहा वॉल्यूम। पूछ सकता है कि इनका आपस में क्या रिलेशन है, तो आप क्या करो बेटा, किसी भी एक चीज को कांस्टेंट कर दो। मान लो आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट कर दिया तो T1 टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा उसे आप बोलोगे P1, T2 टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा उसे आप बोलोगे P2 और T3 टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा उसे आप बोलोगे P3। अगर ये ओरिजिन है तो नीचे से ऊपर जाते टाइम प्रेशर बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं P1 इज मोर देन P2 एंड P2 इज मोर देन P3। लेकिन रिलेशन तो टेम्परेचर के साथ पूछा है, तो प्रेशर का टेम्परेचर के साथ कैसा रिश्ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कैसे पता, PV बराबर nRT पे तो आना ही है।
तो प्रेशर का इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो ये आ गया इनकी आइसोथर्म का रिलेशन, T1 इज मोर देन T2, T2 इज मोर देन T3। बेटा एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यहां पर क्या रिलेशन है, देख लो बेटा ध्यान से, है ना। और अगर पीवी कांस्टेंट है तो पीवी का ग्राफ चाहे पी के साथ पूछे, पीवी का ग्राफ चाहे वी के साथ पूछे, पीवी कांस्टेंट ही रहेगा अगर वो बॉयल्स लॉ का ग्राफ है तो। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स जी ने क्या कहा, चार्ल्स जी ने कहा, अब नाम कैसा है, राजा जैसा, चार्ल्स। पुराने टाइम अंग्रेजों के टाइम पे राजा का नाम ऐसा ही होता था, चार्ल्स, देखा होगा कभी आपने। अब राजा अपनी प्रजा पे क्या बना के रखता है, प्रेशर। क्या बना के रखता है बेटा, प्रेशर। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, अमाउंट ऑफ गैस और प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है। और क्या रिलेशन है बेटा, वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, द टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन, और उसके लिए मैथमेटिकल रिलेशन भी दिया गया है एनसीईआरटी का। अब इस केस में क्या आ जाएगा बेटा, V बाय टी, है ना। आप लिखोगे तो V बाय टी बराबर क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, है ना। तो ये रिलेशन तो आ ही गया, V बाय टी कांस्टेंट है, यानी कि V बाय टी का ग्राफ चाहे T के साथ बनाओ चाहे V के साथ बनाओ, V बाय टी कांस्टेंट रहेगा। अब इस केस में अगर हम कर्व बनाते हैं, ये रहा वॉल्यूम, ये रहा टेम्परेचर केल्विन में, तो कांस्टेंट क्या है बेटा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ग्राफ है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बन जाएगा। लेकिन कांस्टेंट क्या है बेटा, प्रेशर, और प्रेशर कांस्टेंट पे जो हमारे पास कर्व्स आती हैं उन्हें हम बोलते हैं आइसोकोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, आइसोकोर्स। तो यहां पर अगर 3 आइसो कोर हमें दे रखी है, आइसो बार, आइसोकोर तो वॉल्यूम के लिए होता है। अब रिलेशन पूछा P1 P2 P3 के बीच में, अगेन सेम ट्रिक, ध्यान से देखना बेटा, अप्लाई करके बता रही हूं। किसी भी एक चीज को कांस्टेंट कर दो, फिर से मैंने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, यानी कि वो नहीं बदल रहा, तो बेटा P1 प्रेशर पे वॉल्यूम V1 हो जाएगा, P2 प्रेशर पे वॉल्यूम V2 हो जाएगा, है ना बेटा, V2, और P3 प्रेशर पे वॉल्यूम V3 हो जाएगा। अगर ये ओरिजिन है तो नीचे से ऊपर वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम का आपस में रिश्ता कैसा आया, V1 इज मोर देन V2, V2 इज मोर देन V3, और V का P के साथ कैसा रिश्ता है, अभी तो हमने पढ़ा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर कांस्टेंट पे इनका आपस में इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन है, तो इनका आपस में क्या रिश्ता हो जाएगा, P3 इज मोर देन P2, P2 इज मोर देन P1। देख लो बेटा ध्यान से, क्लियर है। तो ये हो गया चार्ल्स लॉ का रिलेशन। नेक्स्ट देखेंगे बेटा गैलुसेक लॉ। अब तो बच ही क्या गया, है ना, गैलुसेक लॉ। तो इस केस में क्या होता है, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर इन केल्विन के, कांस्टेंट क्या रहता है, अमाउंट ऑफ गैस, और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। इस केस में P बाय टी कांस्टेंट हो गया, और हम ग्राफ अगर बनाएं प्रेशर और टेम्परेचर इन केल्विन का, तो वो स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। अगर V1 V2 V3 का कर्व बनाएंगे सेम इसी तरीके से बनेगा, और आप रिश्ता भी आपस में बता सकते हो। वहीं पे बेटा एवोगाड्रो लॉ इज ऑल अबाउट वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और वी कैन से नंबर ऑफ मोल्स। बाकी दोनों बची हुई चीजें क्या हो गई बेटा, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट। ये मोल कंसेप्ट वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। दैट्स ऑल अबाउट ऑल द 4 गैस लॉज। और इन्हीं गैस लॉज को यूज करते हुए क्या आती है बेटा हमारे पास आती है यहां से, दैट इज फर्स्ट मैथमेटिकल फॉर्मूला जो आपने याद करना है, दैट इज आइडियल गैस इक्वेशन। क्या बोलते हैं बेटा इसे, आइडियल गैस इक्वेशन। क्या है आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास, दैट PV बराबर क्या होता है बेटा, nRT। बेटा P यहां पर प्रेशर है, V यहां पर वॉल्यूम है, N यहां पर नंबर ऑफ मोल है, और यहां पर T टेम्परेचर है। R जो है उसका जिक्र कर लेते हैं क्योंकि बाकी सारी चीजें तो पता है। R यहां पर क्या है बेटा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या मतलब है इस बात का, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, इस बात का ये मतलब है बेटा
कि कोई सी भी गैस हो इसकी वैल्यू नहीं ना बदलती, और अगर सारी चीजें जूल में चल रही हैं, सब अपनी एसआई यूनिट में है, ठीक है, तो आर की वैल्यू 8.314 होगी। अगर बाकी सारी चीजें किस में चल रही है बेटा, आर की वैल्यू अगर जूल के केस में लेनी है तो, एनर्जी या वर्क डन जूल में है तो, है ना। अगर प्रेशर एटीएम में है और वॉल्यूम लीटर में दे रखा है तो आर की वैल्यू होती है 0.0821। आर की वैल्यू 2 होती है जब बाकी सारी चीजें कैलोरी में चल रही होती हैं। ये चीजें याद रखना बेटा, थर्मोडायनेमिक्स में भी काम आएगी, बार बार नहीं ना बताएंगे। अब इस केस में बेटा आपको जो एक इकलौता रिश्ता याद रखना था वो मैं आपको बता देती हूँ। भाई आपको जनरली क्या पूछेगा, इनिशियल प्रेशर देकर फाइनल प्रेशर या इनिशियल वॉल्यूम इतने से इतना हो गया, फाइनल इनिशियल टेम्परेचर के केसेस में यहाँ से 2 केसेस के लिए अगर हम इक्वेशन लेकर आते हैं तो क्या रिलेशन बनेगा, ध्यान से देखना बेटा। अगर मैं इस सबको P1 V1 N1 R1 T1 कर दूं तो R1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाहे कितना भी टेम्परेचर बदल जाए, प्रेशर बदल जाए, जो गैस कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू चेंज नहीं ना होने वाली। तो ये सारी गैस लॉज को डिराइव करके ये इक्वेशन आई है हमारे पास, तो आप इनको नीचे ले आओ तो क्या रिश्ता बच गया, P1 V1 अपॉन R तो गया रास्ते से बाहर, N1 T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन N2 T2। ये आ गया हमारे पास वो मैथमेटिकल फॉर्मूला जो हमें याद रखना है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है बेटा बिल्कुल, ठीक है। ये आ गया हमारे पास इसका ये रिलेशन। अब यहाँ पर बेटा 4 केसेस बोलूंगी, ध्यान से सुनना। कभी कभी क्या होगा, हमें लगेगा न्यूमेरिकल में डेटा नहीं दे रहा, लेकिन डेटा देता है। वो क्या बोलेगा, इनिशियल प्रेशर इज इंक्रीजेस बाय 5%, फाइंड द फाइनल वॉल्यूम। अब इस केस में बेटा परसेंटेज की टर्म्स में बात करें प्रेशर और वॉल्यूम में, तो इनिशियल को 100% मान लो, इनिशियल P1 को 100% मान लो, और अगर वो 5% इंक्रीज हुआ है फाइनल केस में तो P2 कितना हो जाएगा 105, 5% बढ़ा दो। अगर वो बोल रहा है वॉल्यूम इज डिक्रीजेस बाय 15%, तो इनिशियल को 100 मान लो और फाइनल को 15 घटा दो 100 में से 85। क्लियर, ये केसेस ध्यान रखना। वहीं पे बेटा अगर डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात करता है तो डेंसिटी के लिए भी रिलेशन आपने डिराइव किया था। कैसे बेटा, PV बराबर ये नंबर ऑफ मोल है, इसे गिवन मास अपॉन मोलर मास लिख सकते हैं, इनटू RT, ये नीचे आ जाएगा, तो PM बराबर मास बाय वॉल्यूम DRT, D यहाँ पर डेंसिटी है। अगेन इनिशियल डेंसिटी और फाइनल डेंसिटी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो यहाँ से क्या रिलेशन बन गया, P1 M1 अपॉन D1 T1 इज इक्वल्स टू P2 M2 अपॉन D2 T2। मैं आपको सीधे सीधे फॉर्मूला बता रही हूँ बेटा, अप्लाई करने के लिए गैस इक्वेशन से सिर्फ ये 2 फॉर्मूले जो आपको याद रखने हैं। P1 इनिशियल प्रेशर, P2 फाइनल प्रेशर। M1 मॉलिक्यूलर वेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, M2 भी मॉलिक्यूलर वेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, और सेम मॉलिक्यूल है तो ये कैंसल आउट भी हो जाता है। यहाँ पर D डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, अगर D1 है तो इनिशियल, D2 है फाइनल। T टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, P प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, N नंबर ऑफ मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 1 और 2 का इतना ही सिग्निफिकेंस है बेटा, 1 और 2 का इतना ही सिग्निफिकेंस है कि वो यहाँ पर क्या बेटा, वो यहाँ पर इनिशियल और फाइनल कंडीशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। क्लियर बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, दैट इज डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता था बेटा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता था कि अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं, क्या बेटा, अगर नॉन रिएक्टिंग गैसेस हैं तो उस केस में उन गैसेस का जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल गैसेस के प्रेशर के सम के बराबर होगा। ये कहता था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है दैट एप्लीकेबल फॉर नॉन रिएक्टिंग गैसेस ओनली, है ना, और रूम टेम्परेचर पे। तो वो गैसेस जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती, उन गैसेस का जो टोटल प्रेशर होता है वो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर का सम होता है। एक और रिलेशन यहां से निकल के आया था दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। ये एक और रिलेशन था बेटा जो कि इंपॉर्टेंट था। इसको अंडर बॉक्स कर देते हैं हम, है ना। अब इस केस में याद रखना बेटा पीटी टोटल प्रेशर है, ये मोल फ्रैक्शन है गैस का, दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, और ये टोटल प्रेशर है, ये याद रखना। अब एक सवाल उठता है कि मैम ये कौन सी गैसेस के लिए एप्लीकेबल है? तो बेटा जो रूम टेम्परेचर पे आपस में रिएक्ट नहीं करती, तो मैं वो भी लिखवा देती हूँ क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से भी आया हुआ है। तो जनरली कौन सी गैस रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाएंगी? अगर कोई एक गैस एसिड की तरह बिहेव कर रही है, दूसरा बेस की तरह बिहेव कर रही है, अगर कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है, दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रही है, तो वो हमेशा रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट करेगा, है ना। तो मैं तो आपको सीधा सीधा लिखवा देती हूँ दैट डाल्टन्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर, तो ये उनके लिए एप्लीकेबल था जो रूम टेम्परेचर पे आपस में रिएक्ट नहीं करेंगी। जैसे कि आपने खूब पढ़ा है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बारे में, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्ट नहीं करती। क्यों भाई? हेबर्स प्रोसेस में देख लो कितना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर होता है, ठीक है। SO2 SO3 हो गया, तो जब इनका आपस में कोई रिश्ता ही नहीं है तो ये रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करती हैं। इनको रिएक्ट, अब आप कहोगे मैम H2O2 तो पानी बनाता है, लेकिन भाई रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करता क्योंकि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इनका हाई होता है। CO2O2 भी रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं करता इनके लिए पर्टिकुलर। तो जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनके साथ किसी भी गैस को लगा दो, वो रूम टेम्परेचर पे नॉन रिएक्टिव है। तो इन सब के लिए ये लॉ एप्लीकेबल है क्योंकि ये सब के सब रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं करती। क्या इनके लिए एप्लीकेबल है? क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्ट नहीं करती, है ना। और मैं वो गैसेस भी लिखवा देती हूँ विच रिएक्ट्स एट रूम टेम्परेचर, जैसे कि बेटा अमोनिया और HCl है, दोनों गैस है लेकिन दोनों रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाती हैं। क्यों कर जाती हैं? क्योंकि अमोनिया बिहेव करता है बेस की तरह और ये बिहेव करता है एसिड की तरह, तो रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाता है। SO2 Cl2 ये रिएक्ट आपस में कर जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहां पे मैं लिख देती हूं अलग से डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर is not applicable for them because they reacts at room temperature। क्लियर है बेटा? तो जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है वो भी हमने लिख लिया, ठीक है, ये याद रखना बेटा, ठीक है। ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के कंक्लूजन है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आया था बेटा, है ना, दैट इज सेकेंड नंबर। थर्ड नंबर दैट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, जो कि क्या कहता था, जो हमें बताता था, है वो हमें ये बताता था कि जब भी डिफ्यूजन, है ना, हम कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे और उस केस में किस रेट से दो गैस इंटरमिक्स हो रही हैं उसके बारे में हमें बताता है ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बताता है। तो यहां पर भी हम कंपैरेटिव रिलेशंस कुछ पढ़ते हैं जिसके बेसिस पर सीधे सीधे हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो हम सीधा उन रिलेशन के बेसिस पर बात करेंगे, ठीक है। ध्यान से देखना बेटा, नंबर 1 R2 अपॉन R1 से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं
2 मतलब सेकेंड गैस, 1 मतलब फर्स्ट गैस। अब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो वॉल्यूम के डायरेक्टली टाइम टेकन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अब इस केस में पहला रिलेशन उसके रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। तो क्या हो जाएगा बेटा, दैट V2 अपॉन T1 इंटू, नीचे आ गया V2 अपॉन V2 अपॉन T2 इंटू V1 अपॉन T1, और किसके बराबर है, अंडर रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। तो सेकेंड गैस का मोलर मास, फर्स्ट गैस का मोलर मास। ये वो चीजें बेटा, इनमें से कुछ चीजें हमें पता होती हैं, कुछ चीजें हमें पता नहीं होती हैं। डेंसिटी की अगर हम बात करें तो डेंसिटी के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट में, इज इक्वल्स टू D2 अपॉन D1। टेम्परेचर जितना ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ज्यादा डिफ्यूजन होगा। लेकिन अब ये बोलो मैम ये रिलेशंस कहाँ से आए, डायरेक्टली क्यों है, इनवर्सली क्यों नहीं है? तो बेटा ये तो डिराइव्ड रिलेशन है। प्रेशर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, P2 अपॉन P1 है ना, N2 अपॉन T2 इंटू N1 अपॉन T1। यहाँ पे कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, बता देती हूँ। D डेंसिटी, स्मॉल t टाइम टेकन, कैपिटल T टेम्परेचर, P प्रेशर, M मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस। ठीक है, हो गया सब। अब इस केस में बेटा यहां पर मैंने प्रोपोर्शनल रिलेशन भी लिखा है लेकिन मल्टीप्लाई में लिखा है। तो बेटा ये मैथमेटिकल फॉर्मूलेज हैं। अब आप खुद बताइए कि किसी का डिफ्यूजन कितना ज्यादा होगा, जितना कम उसका मॉलिक्यूलर मास होगा। इधर से अमोनिया गैस आ रही है, इधर से HCl आ रहा है, तेज कौन भागेगा? तेज वो भागेगा जिसका मास कम होगा। तो मॉलिक्यूलर वेट के इनवर्स रिलेशन है। तो मैंने R2 अपॉन R1 किसके बराबर लिखा, अंडर रूट ऑफ M1 अपॉन M2 के। क्यों बेटा? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर तो जितना ज्यादा अप्लाई करोगे डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा, प्रेशर जितना ज्यादा अप्लाई करोगे उतना ज्यादा इंटरमिक्सिंग होगी, नंबर ऑफ मोल्स जितना ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा इंटरमिक्सिंग होगी, टाइम जितना कम लेंगे डिफ्यूजन होने में रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा होगा। देख लो बेटा ध्यान से, है ना, जल्दी से। डेंसिटी के भी इनवर्सली तो प्रोपोर्शनल होगा, तो ये D1 अपॉन D2 होगा बेटा। देख लो बेटा ध्यान से, क्लियर है एकदम? नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, इसके बाद हमने क्या टॉपिक पढ़ा था बेटा? इसके बाद आप लोगों ने टॉपिक पढ़ा होगा दैट इज KTG, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। भाई KTG के क्या इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे? KTG में हमें पता चला गैसेस आर द कलेक्शन ऑफ एटम्स ऑफ और मॉलिक्यूल्स हुज स्पीड्स डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी है ना, और जो मूवमेंट बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, वो एनर्जी लूज नहीं करता, रिटेन कर लेता है, टकरा के वापस अपनी पोजीशन में चला जाता है, जिगजैग पाथ में चलता है, राइट। और दो इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट थे, कौन कौन से? क्या? द स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स is negligible as compared to the total volume of the gas। यानी कि एक गैस मॉलिक्यूल जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है वो ओवरऑल गैस मॉलिक्यूल के ना के बराबर है। और प्रेशर के लिए बोला गया था देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। यही दो पोस्टुलेट्स को आगे जाकर वॉन डेर वाल जी ने करेक्ट किया और बहुत सारे रिलेशंस दिए थे। लेकिन हमें बात करना है कि भाई KTG में हमें याद क्या रखना है। तो KTG के जो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स थे दैट काइनेटिक एनर्जी होल सोल प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ओनली। यहां पर K जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है बोल्ट्जमान कांस्टेंट को, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। यहां पर T रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर, इसका वैल्यू होता है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23 जूल पर केल्विन, है ना। तो ये हमारे पास होता है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जूल पर केल्विन पर मोल। तो कंक्लूजन यही था बेटा, अगर हमें निकालनी पड़े काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल तो कैसे निकालते थे? दैट इज 3/2 nRT। R अपना गैस कांस्टेंट है, T अपना
टेम्परेचर है, एन नंबर ऑफ मोल है। तो मोल तो हमने पढ़ा हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन थे जहां से हमें पता चला था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो होल सोल प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के होती है। तो इसके बाद हमारे पास कुछ ग्राफ आए थे, है ना, किस टॉपिक, क्या टॉपिक का नाम था, दैट इज मैक्सवेल बोल्ट्जमान, क्या बेटा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व नाम से, है ना। और यहां से हमारे पास मॉलिक्यूल्स को अरेंज किया गया था, है ना, एरिया अंडर द कर्व रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में मॉलिक्यूलर स्पीड के, है ना, नीचे वाला एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा, मॉलिक्यूलर स्पीड को, यानी कि मॉलिक्यूल किस स्पीड में है, और ये रिप्रेजेंट करता है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स को, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स को। तो पहला हमारे पास क्या ग्राफ आया था, ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया था, कुछ इस प्रकार से आया था। तो ये जो पॉइंट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो मॉलिक्यूलर स्पीड है, ये गैस मॉलिक्यूल्स की वो स्पीड है जिसे मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स शो कर रहे हैं, और यहाँ इसे बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। तो यहाँ से मॉलिक्यूल स्पीड का क्लासिफिकेशन आया, जैसे कि बेटा पेपर 80 नंबर का हुआ, क्लास में मैक्सिमम बच्चों के 60 नंबर आए, उसे हम कहेंगे मोस्ट प्रोबेबल मार्क्स। क्लास में जितने भी बच्चों के जो भी मार्क्स आए उसका एवरेज जो है वो एवरेज मार्क्स है, और रूट मीन स्क्वायर जब हम उसका निकाल रहे हैं तो वो रूट मीन स्क्वायर मार्क्स है। सेम एज इट इज विद दीज 3 वेलोसिटीज, जो स्पीड मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स शो कर रहे थे उसे हम बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। ये 3 प्रकार की होती हैं, किस किस नाम से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 1 RAM क्यों लिखा है मैंने, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, सबसे ज्यादा यही वाली स्पीड होती है। क्या बोल रही हूँ बेटा मैं इसे, रूट, ये याद रखना बेटा, याद रखने के लिए मैंने राम लिख दिया है, राम नाम किसी का आपको याद रहेगा, रखना भी चाहिए। रूट मीन स्क्वायर स्पीड है, ये कौन सी है, एवरेज बीच में, और ये है बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, यानी कि स्पीड शोन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। इनके जो फॉर्मूलेज हैं उन्हें अभी हम लिखवा देते हैं। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर है ना। तो अब चारों के फॉर्मूलेज लिख लेते हैं। क्या है हमारे पास मॉलिक्यूलर स्पीड, देखेंगे बेटा, V RMS, V MPS एंड V एवरेज। सबसे पहले बात करते हैं रूट मीन स्क्वायर स्पीड, दैट इज इक्वल्स टू, मैथमेटिकल फॉर्मूलेज आर इंपॉर्टेंट, याद रखने हैं, दैट इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3RT अपॉन M। क्या बेटा, अंडर रूट 3RT अपॉन M। MPS दैट इज अंडर रूट 2RT अपॉन M, और एवरेज स्पीड अंडर रूट 8RT अपॉन पाई M। एक और क्या रिलेशन यहां से निकल कर आया बेटा, मास है, ठीक है, RT बराबर PV लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV बराबर RT। मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं। तो यहां से एक और रिलेशन आया, दैट अंडर रूट 3P अपॉन D, यहां से आया अंडर रूट 2P अपॉन D, और यहां से आया अंडर रूट 8P अपॉन पाई D। क्लियर है, देख लो बेटा, ये तीनों स्पीड आपको याद रखनी है। सबसे ज्यादा RMS होती है, अगर मैं वैल्यूज कांस्टेंट कर दूं सारी चीजें तो सबसे ज्यादा RMS होती है 1.224, फिर उसके बाद 1.128, ये इनका मैं आपको रेशियो बता रही हूँ 1। यहाँ पे कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, वही R अपना गैस कांस्टेंट है, T अपना टेम्परेचर है, M अपना मॉलिक्यूलर मास है, D अपनी डेंसिटी है। मैथमेटिकल फॉर्मूलेज देख लो बेटा, इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद कंपैरिजन शुरू हुआ, किसका, फिर कंपैरिजन शुरू हुआ, दैट इज
आइडियल गैस और रियल गैस। तो ऑब्वियसली आइडियल गैस किसे बोला गया? जो सभी गैस लॉज को फॉलो करे उसे आइडियल गैस बोला गया। और रियल गैस किसे बोला गया बेटा? जो गैस लॉज को फॉलो ना करे। क्लियर? ये तो अलग अलग बात हो गई। अब आइडियल गैस के क्या मेन पोस्टुलेट्स थे? इधर लिख सकते हैं पीवी बराबर एनआरटी, इधर लिख देते हैं इनके अकॉर्डिंग पीवी इज नॉट इक्वल्स टू एनआरटी, है ना। दैट इज देयर इज no force of attraction between the gas molecules, and according to real gas there is negligible, मतलब force of attraction तो है between the gas molecules. next बेटा वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम occupied by the gas molecule, एक गैस मॉलिक्यूल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है वो ओवरऑल गैस मॉलिक्यूल के ना के बराबर है, और इसने कहा कंपेरेबल है। नेक्स्ट बेटा, क्या ग्राफ से कंक्लूजन जो आए वो लिखवा रही हूं बेटा। क्या फेवरेबल कंडीशंस थी? व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशंस फॉर आइडियल बिहेवियर, यानी कि आइडियल बिहेवियर शो करने की अगर कोई गैस है, अगर उसको आइडियल गैस बिहेवियर शो करना है तो उसकी फेवरेबल कंडीशंस थी लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। वहीं पे इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या थी? हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। वहीं पे अगर हमें बताना हो कंडीशंस फॉर डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस, है ना, क्या डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो उसकी क्या कंडीशन थी बेटा? दैट इज हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर। ये मैथमेटिकली रिलेशन से डिराइव होकर आए थे बेटा, ठीक है ना। और इधर लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। तो ये जो ग्राफ आया था जहां से वॉन डेर वाल्स जी ने करेक्ट किया गया, वहां से ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आए, फिर पूरा कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है क्या? दैट इज वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन। सारे करेक्शंस करते हुए प्रेशर के, वॉल्यूम के नए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा के हमारे पास इक्वेशन आती है दैट P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी। P वही प्रेशर है, V वही वॉल्यूम है, T वही टेम्परेचर है, और ये इक्वेशन किसके लिए है? फॉर 1 मोल। यहां पर n आ जाता है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, V माइनस एन बी इज इक्वल्स टू आर टी। बात करते हैं ये A क्या है। A जो है, A एंड B आर वॉन डेर वाल कांस्टेंट। ये दोनों क्या है बेटा? ये वॉन डेर वाल कांस्टेंट है। यहां पर जो A है ना, दैट इज, इसका क्या सिग्निफिकेंस था? दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। A का वैल्यू किसी भी गैस का उतना ज्यादा होगा जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा गैसेस आपस में क्लोज आएंगी, टकराएंगी। जितना ज्यादा गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना इजी होगा उसे लिक्विफाई करना, इजी टू लिक्विफाई एंड इजी टू कंप्रेस। क्लियर? ए का वैल्यू जितना ज्यादा होगा, यानी कि जितनी ज्यादा पोलर गैस होगी उतना ज्यादा ए होगा, उतना ज्यादा उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ज्यादा उस गैस को लिक्विफाई करना इजी होगा और कंप्रेस करना भी। वहीं पे बात करें अगर बी की, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या था? बी इसका मैग्नीट्यूड था दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। अब आप खुद बताओ, बी जितना ज्यादा होगा वो गैस उतनी ज्यादा हार्ड होगी कंप्रेस करने के लिए और लिक्विफाई करने के लिए। तो ये इसके इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स यहां से निकल के आए थे। देख लो बेटा ध्यान से, देख लो।
जल्दी से ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन के। फिर एक नया टर्म आया था रिलेट करके इन्हीं के रिस्पेक्ट में, दैट इज कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। क्या बेटा? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं? Z। किससे बेटा? Z, जो कि हमें क्या बताता था? वॉल्यूम ऑफ रियल गैस टू द वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, और दैट इज इक्वल्स टू PV रियल अपॉन RT। डिराइव करके ये रिलेशन हमारे पास आया था। तो Z की दो तरह की वैल्यूज थी। क्या बेटा? Z की वैल्यू अगर 1 आ जाए फिर तो वो आइडियल गैस इक्वेशन को फॉलो कर रहा है। तो ये सिर्फ किसके लिए था बेटा? ये सिर्फ आइडियल गैस के लिए था। लेकिन किसके लिए बेटा? आइडियल गैस के लिए। अगर Z की वैल्यू 1 नहीं है ना, तो Z की वैल्यू अगर नॉट इक्वल्स टू 1 है तो वहां पर तो दो ही पॉसिबिलिटीज बचती हैं। पहला, Z की वैल्यू या तो फिर लेस देन 1 होगी या फिर Z की वैल्यू मोर देन 1 होगी। Z की वैल्यू जहां पर लेस देन 1 था वो कौन सी गैसेस थी? जो कि आइडियल बिहेवियर से नेगेटिव डेविएशन शो कर रही थी। कौन सी बेटा? नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, उसी ग्राफ के कंक्लूजन थे बेटा। और ये वो गैसेस थी जिनके फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली ज्यादा थे, ए का वैल्यू कंपैरेटिवली ज्यादा था। एंड दीज गैसेस आर इजी टू कंप्रेस, है ना, एंड लिक्विफाई। उन्हें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना भी इजी था, कंप्रेस करना भी इजी था। दैट्स वाई इन गैसेस को टेम्पररी गैसेस भी बोला गया, क्योंकि इन्हें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया जा सकता था। लेकिन Z जिसका मोर देन 1 था, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, उन्हें कौन सी गैसेस बोला गया बेटा? ये वो गैसेस थी जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रही थी फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, और दीज गैसेस आर हार्ड टू लिक्विफाई। उन्हें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना एंड कंप्रेस करना भी टफ था। इसमें मोस्टली दो ही गैसेस आती हैं, हाइड्रोजन एंड हीलियम। दैट्स वाई इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? परमानेंट गैसेस, क्योंकि इन्हें लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं था। फिर एंड्रयूज आइसोथर्म का एक कर्व था बेटा। ये सारे कंक्लूजन्स वहीं से आ रहे थे, आइडियल गैस बिहेवियर वाला जो भी हमने पढ़ा था। तो उसके बाद अब वो सारी टर्म्स पढ़ लेते हैं बेटा। दैट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम, है ना बेटा? क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम, वो मिनिमम टेम्परेचर अबव विच अ गैस कैन नेवर बी लिक्विफाई, उसे हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। मैथमेटिकल फॉर्मूला 8A अपॉन 27 RB। ये A वही वॉन डेर वाल कांस्टेंट है, B वही वॉन डेर वाल कांस्टेंट है। क्लियर? दैट इज क्रिटिकल प्रेशर A अपॉन 27B स्क्वायर और क्रिटिकल वॉल्यूम 3B। देख लो बेटा, यहाँ पे जब तीनों की वैल्यू रखी गई, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम की Z के अंदर, तो सॉल्व करके क्या आया बेटा? जब ये सब रखा गया 3/8, है ना? तो यहाँ पे देख लेना बेटा, TC रिप्रेजेंटिंग क्रिटिकल टेम्परेचर। तो A जितना ज्यादा, गैसेस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा। PC रिप्रेजेंटिंग क्रिटिकल प्रेशर और VC रिप्रेजेंटिंग क्रिटिकल वॉल्यूम, है ना? और ये क्या है? वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर एट क्रिटिकल प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। तो 3/8 वैल्यू आया था। देख लो बेटा, और भी हमारे पास टेम्परेचर थे, है ना?
एक था बेटा दैट इज इन्वर्जन टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर था जिस पे कोई भी गैस ना तो हीटिंग इफेक्ट शो करती है ना ही कूलिंग इफेक्ट, दैट इज इक्वल्स टू 2a अपॉन आर बी। क्लियर, 2a अपॉन आर बी, ए और बी वही वॉन डेर वाल कांस्टेंट है बेटा। नेक्स्ट बेटा बॉयल्स टेम्परेचर, ये वो टेम्परेचर पे था जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करने लग जाती है, दैट इज इक्वल्स टू ए अपॉन आर बी। यानी कि इन्वर्जन टेम्परेचर इज 2 टाइम्स ऑफ बॉयल्स टेम्परेचर। यहां से एक रिलेशन भी आता है बेटा, अगर तीनों टेम्परेचर को हम कंपैरिजन करें, अगर तीनों टेम्परेचर को हम कंपैरिजन करें तो सबसे ज्यादा इन्वर्जन टेम्परेचर है IBC, क्या याद रखना है बेटा, IBC सबसे ज्यादा है इन्वर्जन टेम्परेचर, देन बॉयल्स टेम्परेचर एंड देन क्रिटिकल टेम्परेचर। तो लिख भी देती हूं बेटा, व्हाट इज दैट, TI, दैट इज इन्वर्जन टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच ना तो गैस हीटिंग इफेक्ट शो करती है ना कूलिंग इफेक्ट, दैट TB रिप्रेजेंट्स बॉयल्स टेम्परेचर। क्लियर है बेटा जी। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा चैप्टर लगभग वो पूरा पोर्शन हम कवर कर चुके हैं जहाँ से क्वेश्चन आएगा, बाकी अब क्वेश्चन अप्लाई करके आपको और क्लियर कर दूंगी। लास्ट में बेटा हमारा आ जाता है लिक्विड स्टेट, है ना। लिक्विड स्टेट में हमें सिर्फ 4 चीज़ों के बारे में पढ़ना है ना। नंबर 1 है वेपर प्रेशर, है ना, प्रेशर एक्सर्टेड ओवर द सरफेस ऑफ लिक्विड ऑन द वेपर्स ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम, जब रेट ऑफ वेपराइजेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन के बराबर होता है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, 2 फैक्टर है, वेपर प्रेशर उतना कम होगा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा होगा। नेक्स्ट बेटा बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इस चैप्टर में आप 2 प्रकार के पढ़ते हो, ये तो है ही है, टेम्परेचर एट विच द प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब जो इंटरनल प्रेशर है वो रीच कर ले, मतलब बॉइलिंग अकर्स हो जाए। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट एंड नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। दोनों में से ज़्यादा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट इज 99.6 डिग्री सेल्सियस। दोनों में डिफरेंस सिर्फ प्रेशर का होता है, एक में ATM होता है और एक में बार होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट के बाद, तो हमारे पास यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट के पास और क्या अराइज होता है, बॉइलिंग पॉइंट के बाद हमारे पास है बेटा सरफेस टेंशन, क्या बेटा, सरफेस टेंशन, और नेक्स्ट है बेटा विस्कोसिटी। दोनों के फैक्टर्स अफेक्टिंग लगभग सेम है, दोनों की यूनिट्स इंपॉर्टेंट है बेटा, यूनिट्स आर इंपॉर्टेंट। तो बस एक छोटा सा होमवर्क दे रही हूँ कि वो आप इसको ऐड कर लेना यहाँ पे, ठीक है, या आप ऐड करोगे क्योंकि अपन को क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करनी है बेटा। 50 मिनट्स हो गए, 15 मिनट की बात हुई थी, ठीक है। और इसके बाद इनकी यूनिट्स इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग दोनों के सेम है ना, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दोनों के दोनों इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और टेम्परेचर, एक मिनट, दोनों के दोनों भाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा सरफेस टेंशन विस्कोसिटी उतना ज़्यादा होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा ये दोनों चीज़ें उतनी ज़्यादा होंगी। क्लियर है बेटा। तो यहाँ पे हमारा वाइंड अप होता है बेटा ये पूरा चैप्टर, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है बेटा पूरा चैप्टर मैंने आपको रिवाइज करा दिया है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि इस चैप्टर के जब क्वेश्चंस आते हैं ना कंफ्यूजन वहां से अराइज होता है। हमको लगता है कि यार पता नहीं क्या पूछ लिया, लेकिन अब इसके क्वेश्चंस को बहुत ही स्मूथली हम अटेंड करेंगे और ये फेस करेंगे कि जितने भी क्वेश्चंस थे वो इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पर इजीली हो रहे थे। अगर और डिटेल्ड नोट्स में जाते हैं तो वो तो बिल्कुल बहुत सारे पॉइंट्स है भाई, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू हम लिखते हैं अलग अलग कंडीशंस पे भी। ध्यान से देखेंगे बेटा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, अ गैस एट 350 केल्विन, ठीक है, एक गैस है 350 केल्विन पे, तो हमें कंडीशंस दे रखी हैं, है ना, कंडीशंस दे रखी हैं। आप लोग क्वेश्चन पढ़ो बेटा, मैं ज़रा सा पानी पी लूँ क्योंकि आपके इस वन शॉट में
थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप लोग देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, ट्राई करिए। क्या बोला है? एक गैस है 350 केल्विन पे और 15 बार प्रेशर पे और हमें उसका मोलर वॉल्यूम भी दे रखा है। मोलर वॉल्यूम 20% स्मॉलर देन दैट फॉर एन आइडियल गैस, है ना। टेम्परेचर, प्रेशर और मोलर वॉल्यूम जो है वो इतना स्मॉल है आइडियल गैस से, अंडर द सेम कंडीशंस। वॉल्यूम उसका स्मॉलर है, बाकी सब सेम कंडीशन है। द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द गैस एंड इट्स कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, उस गैस के बारे में बताइए और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बताइए। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के बारे में बता देते हैं तो हम गैस के बारे में तो और इजीली बता लेंगे कि अट्रैक्टिव फोर्स वाली गैस है, क्योंकि Z का वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो अट्रैक्टिव फोर्स रहा होगा, मोर देन 1 है तो रिपल्सन फोर्स रहा होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता। तो हमने अभी अभी पढ़ा Z PV अपॉन RT होता है। और अगर वॉल्यूम 20% स्मॉल हुआ, जितना भी हुआ कम हुआ, तो बेटा Z भी तो कम होगा। और अगर Z कम हुआ तो Z लेस देन 1 हुआ, और लेस देन 1 जब Z होता है तो उस केस में कौन सी कंडीशंस होती हैं? ऑब्वियसली Z लेस देन 1 वाले ये दो थे, तो मैंने आपको अभी बताया था वो गैसेस होती हैं जो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर शो करती हैं और उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेंट होते हैं। सो हियर करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन ए। देख लो बेटा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द करेक्शन फैक्टर ए टू द आइडियल गैस इक्वेशन कॉरेस्पॉन्ड टू, जो वॉन्डरवॉल गैस इक्वेशन में डिराइव होकर प्रेशर करेक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ था वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए, और वॉल्यूम करेक्शन में इंट्रोड्यूस हुआ था वॉन्डरवॉल कांस्टेंट बी। तो वो कह रहा है कि ए क्या कॉरेस्पॉन्ड करता है? भाई ए अभी मैंने बताया मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। डेंसिटी ऑफ द गैस ना जी, वॉल्यूम ऑफ द गैस ना जी, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स हाँ जी, वो रिप्रेजेंट करता है इसे। देखेंगे बेटा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। गिवन वॉन्डरवॉल कांस्टेंट फॉर अमोनिया H2O2, है ना बेटा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रह गई और आपने भी याद नहीं दिलाई, है ना। आप कैसे याद दिलाते? मैम ऑनलाइन क्लास होती तो याद भी दिला देते, है ना। वो इंपॉर्टेंट चीज ये बेटा कि मुझे आपको ए की और वी की यूनिट लिखवानी थी, है ना। ए की और बी की यूनिट, है ना। तो ए की होती है बेटा ATM लीटर स्क्वायर पर मोल। याद रहेगी, मैं इसको कहीं ऐड कर देती हूं। कहाँ था हमारा वॉन्डरवॉल कांस्टेंट ए और बी? ये रहा। एंड दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, है ना। इसको यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे जगह बहुत है। यूनिट ऑफ ए, यूनिट ऑफ ए एंड बी। ए की होती है ATM लीटर स्क्वायर मोल इनवर्स -2, और इसकी होती है दैट इज अ लीटर मोल इनवर्स। ठीक है बेटा, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपन। तो हमें ना वॉन्डरवॉल कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। किस किस के लिए दे रखी है बेटा? अमोनिया के लिए, H2O2 के लिए, अमोनिया के लिए, H2O2 के लिए, CO2 के लिए, 3 के लिए दे रखी है। H2O2 अलग अलग है, अलग अलग है। H2O2 CO2 क्या दे रखी है बेटा कांस्टेंट की वैल्यू? 4.17, 0.244, 1.36, 3.59। क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इजीली लिक्विफाई। तो मैंने आपको बताया था क्या, ए का वैल्यू जितना ज्यादा, क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा, वो गैस उतना इजीली लिक्विफाई होगी। इजी टू लिक्विफाई एंड इजी टू कंप्रेस, उतना ही इजीली आप उसे कंप्रेस कर सकते हो। देखो बेटा कौन सी गैस है वो सबसे ज्यादा, किसकी वैल्यू दे रखी है? नॉर्मली भी देखो तो वो पोलर गैस है,
वही हमारा आंसर है। ऑब्वियसली अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली गैस, मैंने आपको ऑर्डर भी लिखवाया है, पोलर तो है ही है ना, तो लिख भी देती हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, बॉन्डिंग वाली गैस है, तो इसका तो वैसे भी सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उतना इजीली उस गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन है, दैट equal moles of hydrogen and oxygen gases are placed in a container with a pinhole। ठीक है, एक कंटेनर है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को रखा गया है और एक छोटा सा होल कर दिया है। ठीक है जी, होल कर दिया है, थ्रू विच बोथ कैन एस्केप, जिसके थ्रू दोनों एस्केप हो सकते हैं। ठीक है, What fraction of the oxygen escape, कितना ऑक्सीजन गैस एस्केप हो जाएगा, उसका कितना फ्रैक्शन, उतने समय में जो रिक्वायर्ड है 1/2 ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप, उतने रेट पे जितनी रेट पे हाइड्रोजन आधी डिफ्यूज हो चुकी है। तो बेटा रेट ऑफ डिफ्यूजन और रिफ्यूजन, तो इसको अगर मैं 1 गैस मान लूँ तो ये मेरी 2 गैस है, और इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या लिख सकती हूँ, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन इज टू रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। देख लो बेटा ध्यान से, क्या ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और हाइड्रोजन का रेट ऑफ डिफ्यूजन वो कितना लिख रहा है, 1/2 है ना। इसका हमसे पूछा है, इसका हमसे पूछा है, मोलर मास ऑक्सीजन का 32, हाइड्रोजन का 2, ये कैंसल हो जाएगा, ये हो गया 16, ये हो जाएगा 4, ये इधर आ गया, तो रेट ऑफ ऑक्सीजन यानी कि किस क्या फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन का डिफ्यूज हो जाएगा, किस रेट से वो डिफ्यूज हो जाएगी, दैट इज 1/8। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होती है कि हम पढ़ के घबरा जाते हैं, लेकिन अगर हमने सारे रिलेशंस याद किए होंगे तो हमें एकदम क्लियर दिखाई देगा कि एग्जैक्टली हमसे क्या पूछा है और क्या करना है। क्लियर? अब यहाँ पे टाइम वर्ड यूज कर लिया, तो आपने नहीं पढ़ा था कि भाई रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, उसके रिस्पेक्ट में ही तो हम इसे डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा, क्या बोला है क्वेश्चन में, अ गैस सच एज कार्बन मोनोक्साइड, एक गैस है ना, कार्बन मोनोक्साइड, वुड बी मोस्ट लाइकली टू ओबे द गैस लॉ, वो आइडियल गैस लॉ को ओबे करेगा, फॉलो करेगा, किस कंडीशन पे, तो मैंने आपको क्या बताई थी, आइडियल गैस, रियल गैस। आइडियल गैस की फेवरेबल कंडीशन क्या है, दैट इज लो प्रेशर हाई टेम्परेचर। देख लो बेटा, कुछ तो सीधे डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे, इसलिए मैंने आपको पूरा थ्योरी करवाया। देख लो बेटा ध्यान से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है, इक्वल मासेस ऑफ, मास बराबर है किस किस का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और मीथेन का। ठीक है, हैव बीन टेकन इन अ कंटेनर, उन्हें एक कंटेनर में लिया गया है जिसका वॉल्यूम V है, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस पे, आइडेंटिकल कंडीशन पे। पूछा है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैसेस H2O2 एंड मीथेन वुड बी। बेटा आइडेंटिकल कंडीशन, और वो कंडीशन में क्या दिया गया है, टेम्परेचर। बेटा आपने एवोगैड्रो लॉ पढ़ा, क्या कहता है, वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, वॉल्यूम का रेशियो पूछा है, मोल का रेशियो बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। और अगर मास के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है कि तीनों का मास सेम है, तो मास के रिस्पेक्ट में मोल का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। कर दिया हमने, तो मोल्स ऑफ H2 इज टू मोल्स ऑफ O2 इज टू मोल्स ऑफ मीथेन बराबर W/2।
इज टू W अपॉन 32 इज टू W अपॉन 16. W से W कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 16 ज़ा 32 और 2 8 ज़ा 16. तो क्या आ रहा है 1 अपॉन 1, 1 अपॉन 16, 1 अपॉन 8. लेकिन आपको तो यहाँ पर सिंपलेस्ट रेशियो निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो इसको काटते नहीं है, ये तो कट ही रहा है 1 है ना. इसका एलसीएम क्या आ रहा है 32. तो 16 इज टू 1 इज टू 2. तो रेशियो आ जाएगा 16 इज टू 1 इज टू 2. मोल रेशियो सीधा सीधा हमें वॉल्यूम रेशियो दे सकता है. देख लो बेटा ध्यान से. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरैक्शंस आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग. डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल किसके बीच में होगा. एक पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो, है ना. पोल्स देखना हमें आता है भाई. अगर इसमें दो चार्ज अराइज हो सकते हैं, है ना, ये तो केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है. पोलर नॉन पोलर देखना, तो जो पोलर नॉन पोलर के बीच में है वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल. पोलर के बीच में डाइपोल डाइपोल. नॉन पोलर के बीच में इंड्यूस्ड डाइपोल. तो बेटा एक पोलर होना चाहिए और एक नॉन पोलर होना चाहिए. तो ये वाला तो कंपटीशन से बाहर, Cl2 एंड CCl4. क्यों जी, क्योंकि ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर. लेकिन HCl की अगर मैं बात करूं, देखना बेटा एक HCl है और एक हीलियम है. हीलियम में तो कोई शक है ही नहीं कि ये तो पोलर हो ही नहीं सकता. ये पोलर क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि भाई नोबल गैस है, ये किसी के साथ अट्रैक्शन शो नहीं करता. वहीं पे बेटा जो HCl है, इस HCl में एक एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसकी टेंडेंसी है इस बॉन्ड पेयर को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने का. तो यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा. और अब जो इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच का, ये कहलाता है डाइपोल. मतलब दो पोल, दो तरह का चार्ज एंड इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. दैट विल बी द आंसर. देख लो बेटा, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैक्सिमम डेविएशन, सबसे ज्यादा डेविएशन दो ही तरह के आए थे. एक नेगेटिव था, एक पॉजिटिव था. तो ये पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा आइडियल गैस से बिहेवियर से डेविएशन किसने शो किया था. भाई जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज्यादा आ रहा था, उसका क्रिटिकल टेम्परेचर उतना ज्यादा था और वो गैस उतना इजीली कंप्रेस और लिक्विफाई हो रही थी. तो सबसे ज्यादा गैस के बिहेवियर से कौन डाइवर्ट हो रहा है, जो जल्दी लिक्विड होने के लिए रेडी बैठा हुआ है. इनमें से सबसे ज्यादा ए का वैल्यू किसका होगा. तो मैंने आपको ऑर्डर बताया, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फिर डाइपोल, फिर डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और फिर उसके बाद मतलब लास्ट में वो गैसेस आ जाती हैं नॉन पोलर होती हैं. पोलर आ जाती है हैविंग नॉन पोलर बॉन्ड्स, पोलर हैविंग पोलर बॉन्ड्स. सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली एक ही है बेटा, अमोनिया. तो ये सबसे ज्यादा डेविएशन शो करेगा. क्लियर है बेटा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है. अ सर्टेन गैस, एक कोई गैस है, टेक्स 3 times एज लॉन्ग एज टू इफ्यूज. मैंने आपको बताया ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन और इफ्यूजन के सारे रेट वाले एकदम सेम फैक्टर्स हैं. तो एक पर्टिकुलर गैस है, वो 3 times ज्यादा इफ्यूजन हो रहा है एज कंपेयर टू हीलियम. तो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा. सिर्फ रेट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, प्रेशर नहीं दिया, वॉल्यूम नहीं दिया, टेम्परेचर नहीं दिया. लेकिन मोलर मास एक ऐसी चीज है जो हमें पता होती है, तो हम उसके रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं. तो अब इस केस में यहाँ पर है ना, वो जो गैस है उसके बारे में बात कर लेते हैं. क्या लिखा हुआ है, टेक्स 3 times एज हीलियम. हीलियम से 3 times उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन हो रहा है. अब हमें क्या पता है कि रेट जो है वो मोलर मास के तो इन्वर्सली है और टाइम टेकन के भी इन्वर्सली है. बात तो सही है. तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं दोनों आपस में तो डायरेक्टली है. क्या
molar mass of that gas upon molar mass of helium is equals to time taken of that gas upon time taken of helium. देख लो बेटा, क्योंकि उसने बोला 3 टाइम्स ज्यादा टाइम लिया है. देख लो एकदम ध्यान से. अब इस केस में उस गैस का मोलर मास तो हमें नहीं पता, हीलियम का मोलर मास हमें पता है, तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया. क्या कर दिया बेटा, स्क्वायर कर दिया. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड. कब कौन सा रिश्ता यूज करना है ये तभी स्ट्राइक करेगा. सबसे पहले नोट डाउन करो क्या दिया है, क्या पूछा है. स्क्वायर किया तो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय हीलियम का मॉलिक्यूलर मास 4 हो गया. वो गैस कितना टाइम ले रहा था, 3 टाइम्स एज हीलियम. 3 का स्क्वायर किया तो 9 हो गया, और हीलियम का अगर 1 माना था उसका 3 टाइम्स किया, तो उस गैस का मॉलिक्यूलर मास कितना आ रहा है बेटा, 36. देख लो ध्यान से, देख लो बेटा ध्यान से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है. फॉर रियल गैस, क्या बोला है बेटा, फॉर रियल गैस वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन इज रिटन एज. रियल गैस कौन सी गैस होती है, जो वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन को फॉलो करती है. उसके लिए रिलेशन दे रखा है, वेयर ए एंड बी आर वॉन डेर वाल कांस्टेंट. ए जो कि बताता है मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस को, और बी जो कि हमें बताता है मॉलिक्यूलर साइज को. 2 सेट्स ऑफ गैसेस, ये 2 सेट्स दे रखे हैं. द गैसेस गिवन इन सेट 1, जो सेट 1 में गैसेस दे रखी हैं वो बता रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर बी का, और जो गैसेस बी में दे रखी हैं वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑर्डर ऑफ ए. ए के ऑर्डर को सेकंड वाला बता रहा है. तो करेक्ट ऑर्डर बताओ. तो पहले सेकंड में ए देख लेते हैं, सबसे ज्यादा कौन सी होती है. मैं आपको ए का बता देती हूँ. ऑर्डर ऑफ ए अगर कभी देखना हो तो कैसे देखोगे, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली गैस. ठीक है. उसके बाद बेटा पोलर गैस हैविंग पोलर बॉन्ड. उसके बाद पोलर गैस having non-polar bond. और उसके बाद non-polar gas having polar bond, और लास्ट में non-polar gas having non-polar bond. तो भाई सबसे ज्यादा, इतना तो क्लियर था, सबसे कम हाइड्रोजन होगा, और इन दोनों में से ये है कोई सा भी पोलर नहीं, लेकिन इसके पास पोलर बॉन्ड है, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं, तो है ही परमानेंट गैस. तो ये तो सेकंड वाला करेक्ट है. फर्स्ट वाला सेट कौन सा करेक्ट है, जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतना ज्यादा मैग्नीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूलर साइज होगा. दैट विल बी द करेक्ट आंसर. देख लो बेटा, फर्स्ट सेट बी का ऑर्डर बता रहा था और ये ए का. तो ऐसे हम बता सकते हैं. चाहो तो आप ऑर्डर भी याद कर सकते हो. देख लो बेटा ध्यान से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या बोला है. नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है बाय व्हाट फैक्टर, किस फैक्टर के रिस्पेक्ट में, है ना, एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ गैसियस मॉलिक्यूल इंक्रीज व्हेन द टेम्परेचर इन केल्विन इज डबल्ड. अगर किसी की, क्या किस फैक्टर से उसकी एवरेज वेलोसिटी बढ़ेगी अगर उसका टेम्परेचर डबल कर दिया जाए. बेटा एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, √8 RT अपॉन पाई एम. ठीक है बेटा, बाकी सब कुछ तो सेम है ना, गैस का मॉलिक्यूलर मास सेम है, पाई वही है, आर वही है. अगर टेम्परेचर को डबल करना है, अगर टी की वैल्यू 2 हो जाए, तो बेटा वी एवरेज कितने टाइम्स बढ़ रहा है, √2 टाइम्स बढ़ेगा, और √2 को 1.414 बोलते हैं. तो कह सकते हैं कि जो पहले थी उससे 1.414 टाइम्स बढ़ जाएगी. तो देख लो बेटा, ए विल बी द आंसर. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अ गैसियस मिक्सचर वॉज प्रिपेयर्ड. एक गैसियस मिक्सचर बनाया गया है बाय टेकिंग, बराबर बराबर मोल लिए हैं किसके, CO के और N2 के, इक्वल मोल्स ले रखे हैं. अगर मिक्सचर का टोटल प्रेशर हमें क्वेश्चन में दे रखा है
कि जो टोटल प्रेशर है वो अगर 1 atm है तो पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का कितना होगा। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के कंक्लूजन में मैंने आपको ये फॉर्मूला लिखवाया है, दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू टोटल प्रेशर। अगर दोनों गैस के बराबर मोल हैं, मान लो इसके भी मोल 1 और इसके भी 1, तो मोल फ्रैक्शन किसी भी गैस का कितना आ जाएगा 1/2, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। पार्शियल प्रेशर 1 दे ही रखा है, तो उस गैस का कितना आ रहा है 0.5 atm आ रहा है। देख लो बेटा कितने इजी न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आप ध्यान से सुनो, ध्यान से करो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड आउट करो बेटा जल्दी से, और ट्राई करो बेटा खुद से। सारे मैं करवा रही हूं, कुछ तो क्वेश्चन खुद से ट्राई करो बेटा। देखो देखो जल्दी से ट्राई करो फिर। क्वेश्चन में बोला है दो गैसेस हैं ए एंड बी, ठीक है, हैव सेम वॉल्यूम डिफ्यूज, उनका सेम वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है, ठीक है। आगे बोला है दैट विद अ पोरस पोजीशन इन 20 सेकेंड्स एंड 10 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम भी दे दिया है कि एक में टाइम दे दिया है 20 सेकेंड और एक में दे दिया है बेटा दैट इज 10 सेकेंड्स रिस्पेक्टिवली। अब वो पूछ रहा है दैट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए इज 49, ए का मॉलिक्यूलर मास 49 है, तो मॉलिक्यूलर मास बी का कितना होगा। तो बेटा यहां पर भी काम आएगा वो रिलेशन जो कि मैंने आपको बताया। क्या रिलेशन है, क्या कि मॉलिक्यूलर मास का टाइम के साथ आपस में क्या रिश्ता है। दो गैसेस है बेटा, एक है गैस ए, एक है गैस बी। वॉल्यूम डिफ्यूज हो रहा है पोरस पोजीशन, इसका टाइम है 20 सेकेंड्स और इसका है 10 सेकेंड्स। मॉलिक्यूलर मास ए का है 49U, बी का हमसे पूछा है, तो हम लिख सकते हैं दैट अंडर रूट ऑफ molecular mass of A upon molecular mass of B is equals to time of A upon time of B, क्योंकि इनका दोनों का तो आपस में डायरेक्टली रिलेशन है ना, रेट ऑफ डिफ्यूजन वाले न्यूमेरिकल्स हमने किए। तो अब इस केस में बेटा A का मॉलिक्यूलर मास हमें कितना दिया है 49, है ना, B का मॉलिक्यूलर मास हमें पता नहीं, दैट इज इक्वल्स टू A का टाइम वी हैव टू, ए का टाइम कितना दिया है 20 एंड 10, हाँ ए का टाइम दिया है 20 और बी का दिया है 10, ये तो कैंसल आउट हो गया। अब इस केस में रूट सॉल्व करना है तो हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ गया 49 एज इट इज 2 नीचे आ जाएगा, 49 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी एंड दैट विल बिकम अप्रोक्सीमेटली, है ना, कितना आ जाएगा बेटा, ये तो 4 हो गया ना, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहां से आ जाएगा 12.25 अप्रोक्सीमेटली। तो ये वही रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आपको रिलेशंस याद हैं तो आप ऐसे क्वेश्चंस में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है, पढ़ेंगे, ट्राई करेंगे, हम जितने भी करें पढ़ो, क्वेश्चंस को अच्छे से करो बेटा, सेशन एकदम फ्रूटफुल होना चाहिए। देखा बेटा क्या क्वेश्चन है, अ बबल ऑफ एयर, एयर का एक बबल है, is underwater at temperature 15 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर 1.5 बार। एक बबल है वाटर के अंदर, ठीक है, बबल है वाटर के अंदर
और वो जो वाटर के अंदर बबल है ना, उसका टेम्परेचर दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर दे रखा है 1.5 बार। इफ बबल राइजेस टू द सरफेस, अगर वो सरफेस पे आ जाता है जहां पे उसका टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो गया है, उसका प्रेशर 1.0 बार हो गया है, तो उसके वॉल्यूम के साथ क्या होगा? तो बेटा हमें आइडियल गैस इक्वेशन से एक रिश्ता जो याद है वो क्या है, दैट P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन N2 T2। मैम यही वाला क्यों यूज किया? क्योंकि डेंसिटी का जिक्र नहीं हुआ ना। अगर डेंसिटी का जिक्र नहीं हुआ तो वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। अब इस केस में इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर दे रखा है, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर दे रखा है, नंबर ऑफ मोल का जिक्र भी नहीं हुआ। और अगर नंबर ऑफ मोल का जिक्र नहीं हुआ तो यानी कि वो सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। अब जो जो चीजें हैं सारी चीजें पुट कर देते हैं। इनिशियल प्रेशर 1.5 V1 एज इट इज, इनिशियल टेम्परेचर हमें दे रखा था दैट इज 15 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 288 केल्विन। याद रखना कैलकुलेशन हमेशा केल्विन में करनी है। फाइनल प्रेशर दिया 1.0, V2 पता नहीं, लेकिन यहां से V1 V2 का रिश्ता तो आ ही जाएगा। टेम्परेचर कितना दिया 25 डिग्री सेल्सियस, बोले तो 298 केल्विन। अब देख लो बेटा यहां पे ध्यान से, क्या रिश्ता यहां से सॉल्व करने पर V1 V2 का आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे ना बेटा, V2 विल बिकम 1.55 टाइम्स ऑफ V1। बस यही तो हमें बताना था। अब आपको पता चल गया कि वॉल्यूम इतना हो गया, यानी कि V2 बराबर 1.6 टाइम्स ऑफ V1। तो फाइनल वॉल्यूम बबल का बड़ा है या कम हुआ है? अब आप चारों ऑप्शन पढ़ लो। वॉल्यूम विल बिकम स्मॉलर बाय अ फैक्टर, कंपटीशन से बाहर। वॉल्यूम विल बिकम स्मॉलर, कंपटीशन से बाहर। वॉल्यूम विल बिकम स्मॉलर बाय अ फैक्टर ऑफ 1.6। एक बार ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ो बेटा, है ना। ये दोनों ऑप्शंस गलत हैं, ये करेक्ट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पे हमारे टाइपिंग वाले सर ने जरा सी मिस्टेक कर दी है। ये ग्रेटर है बेटा, और ये भी ग्रेटर है। एंड नाउ द करेक्ट आंसर विल बिकम ऑप्शन सी। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्या क्वेश्चन है बेटा? रीड आउट करेंगे। दैट द प्रेशर एक्सर्टेड the pressure exerted by 6 gram of methane in a 0.0, देखो प्रेशर पूछा है, गिवन मास मीथेन का दे रखा है 6.0 ग्राम, वॉल्यूम दे रखा है 0.03 मीटर क्यूब। बेटा यूनिट पूरी रिवाइज करवाई है, अगर एक ऐसा यूनिट में लिया है तो सबकी ऐसा यूनिट लेना, ध्यान रखना इस बात का। टेम्परेचर दिया है 129 डिग्री सेल्सियस। देख लो बेटा, आर की वैल्यू भी दे दी है जूल में, यहाँ पे तो सब कुछ आपको उसकी ऐसा यूनिट में रखना है। तो बेटा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, PV बराबर NRT, P बराबर NRT अपॉन V, N नंबर ऑफ मोल, गिवन मास 6, मोलर मास 16, R की वैल्यू 8.314। क्योंकि प्रेशर पास्कल में है तो सब कुछ ऐसा यूनिट में लेना पड़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया 129, प्लस कर दो बेटा 273, कितना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 402। वॉल्यूम ऑलरेडी ऐसा यूनिट में दे रखा है 0.03। इसको सॉल्व करना बेटा, बहुत बार हम लोगों ने किया हुआ है। इसका आंसर आप सॉल्व करोगे तो मोस्ट प्रोबेबली आएगा 41648 पास्कल, इसी के आसपास आएगा और किसी के आसपास नहीं आएगा। अप्रॉक्स में भी देखो तो भी आंसर यही आ रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, लेना सब कुछ उसकी एसआई यूनिट में है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दैट इफ अ गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर कोई गैस एक्सपेंड करती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे तो वो क्या इंडिकेट करती है? गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, एक्सपेंशन समझते हो, है ना, गैस को एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्या इंक्रीज हो रहा है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इंक्रीजेस। आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व देखा है,
और जब गैस का एक्सपेंशन करवाते हो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थोड़ी ना इंक्रीज होते, नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज थोड़ी होती है. प्रेशर ऑफ द गैस इंक्रीजेस एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स रिमेन्स सेम. ये सही आंसर है. केटीजी का कंक्लूजन ही यही था कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डिपेंड करती है और किसी पे भी डिपेंड नहीं करती. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है. द सरफेस टेंशन ऑफ विच ऑफ द लिक्विड इज मैक्सिमम. मैंने आपको बता दिया था बेटा लिक्विड स्टेट वाले फैक्टर्स. भाई सरफेस टेंशन क्या होता है, आपने देखा होगा मच्छर कभी पानी पे बैठ जाता है. क्यों? कि ऊपर की सरफेस के जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स होते हैं नीचे की तरफ से उन्हें फोर्स मिल रहा होता है. ऊपर उतना ही फोर्स अगर मिल जाए तो चीजें टिक जाती है, बैलेंस आउट हो जाता है. फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन हम पढ़ते हैं. तो सरफेस टेंशन मैंने आपको फैक्टर्स बताए थे कि सरफेस टेंशन उतना ज्यादा होगा जितना मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी. जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ज्यादा सरफेस टेंशन होगा. और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और टूट जाएगा. तो अब देख लो बेटा सबसे ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में होगा, कैसे पता चलेगा मैम? सबसे पहले ऑर्डर लिखवाया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देन डाइपोल, देन नॉन पोलर. तो सब इनमें से कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है? बिल्कुल करता है. मीथेनॉल भी करता है, वाटर भी करता है. लेकिन सबसे अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इफेक्टिव किसकी होगी? H2O. यहाँ पे तो फिर भी एक मिथाइल ग्रुप आ गया. देख लो बेटा ध्यान से. नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है बेटा. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस. हमसे डेंसिटी पूछिए नाइट्रोजन की. किस टेम्परेचर पे? टेम्परेचर हमें दे रखा है 227 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर 5 atm. हमसे इसकी डेंसिटी पूछी है. बेटा हमने क्या कोई रिलेशन डिराइव किया था डेंसिटी का? बिल्कुल किया था. कौन सा? दैट Pm इज इक्वल्स टू DRT. हमसे डेंसिटी पूछी है तो डेंसिटी बराबर Pm अपॉन RT. Pm यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेशर और मॉलिक्यूलर मास है. प्रेशर दिया है 5 atm, मॉलिक्यूलर मास 28. R की वैल्यू क्या रखें? ग्राम पर ml में आंसर आ रहा है. R की वैल्यू हम 0.0821 रखेंगे क्योंकि हम atm लीटर के रिस्पेक्ट में चल रहे हैं, ऐसा यूनिट में नहीं. टेम्परेचर अगर 227 डिग्री सेल्सियस है तो हम इसमें 273 प्लस करेंगे और 227 में जब हम 273 प्लस करेंगे अप्रोक्सीमेटली 500 आएगा. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. ऊपर चले जाएंगे 3 0 2 0, इनसे कैंसल आउट, 5 इससे कैंसल आउट. आंसर आया अप्रोक्सीमेटली 280 अपॉन 821. राइट? यस, 280 अपॉन 821. एक जीरो और आ जाएगा ऊपर, 0.0821. 0.082 रखते एक और जीरो भी तो होगा एंड दैट इज बिकम अप्रोक्सीमेटली 3.41 ग्राम पर ml. देख लो बेटा ध्यान से. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन? इक्वल वेट ऑफ मीथेन एंड H2 आर मिक्स्ड. एक मीथेन ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया. ठीक है, दोनों का बराबर मास लिया. ठीक है, WW कोई दिक्कत नहीं है. इन अ कंटेनर, टेम्परेचर भी रूम टेम्परेचर है. फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर, फ्रैक्शन पूछा है किसका? टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय मीथेन. किसका फ्रैक्शन पूछा है? टोटल प्रेशर जो मीथेन एक्सर्ट करेगा, ये हमसे पूछा है. ये हम कैसे निकाल सकते हैं बेटा? CH4 और H2 रूम टेम्परेचर पे कैसी गैस है? ये रूम टेम्परेचर पे नॉन रिएक्टिंग गैसेस है. अगर ये रूम टेम्परेचर पे नॉन रिएक्टिंग है तो लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इनटू टोटल प्रेशर. डिराइव करवाया मैंने. अब इस केस में पार्शियल प्रेशर इसको नीचे ले आए तो हमें कुल मिला के
मोल फ्रैक्शन बताना है मीथेन का। अगर दोनों का मास बराबर है, अगर दोनों का मास बराबर है तो मोल के रिस्पेक्ट में क्या रिलेशन आने वाला है? क्या हम लिख सकते हैं यहां पर दैट मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेन इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ मीथेन अपॉन मोल्स ऑफ मीथेन प्लस मोल्स ऑफ हाइड्रोजन? बिल्कुल लिख सकते हैं। मोल्स ऑफ मीथेन हो जाएगा W/16, ये हो जाएगा W/16 प्लस W/2। W कॉमन ले लेंगे, W कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। नीचे से LCM 16 बचेगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1 प्लस 8 9W/16, ऊपर बचा W/16, W 16 कैंसल आउट, कितना आ गया बेटा? इट विल बिकम 1/9 टाइम्स, दैट विल बी द आंसर। देख लो बेटा ध्यान से क्या बोला है क्वेश्चन में। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यस, ध्यान से देखेंगे बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है। दैट 50 ml ऑफ हाइड्रोजन, 50 ml हाइड्रोजन डिफ्यूजन हो रहा है उसका। तो यहां पर हमें क्या दे रखा है भाई? जिक्र कर रहा है हाइड्रोजन का, उसका हमें वॉल्यूम दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा? 50 ml। आउट थ्रू अ स्मॉल होल ऑफ अ वैसल इन 20 मिनट्स। हाइड्रोजन का टाइम कितना दे रखा है? 20 मिनट्स। द टाइम टेकन बाय 40 ml ऑफ ऑक्सीजन टू डिफ्यूज आउट। अगर ऑक्सीजन का वॉल्यूम 40 ml है तो इसका टाइम टेकन बताइए। अब एक बात बताइए बच्चों, डिफ्यूजन इफ्यूजन के जो रिलेशंस हमने लिखे थे, जो रिलेशंस हमने लिखे थे वहां से हम क्या क्या यूज कर सकते हैं। यहां पर अगर हम वॉल्यूम देखें, दोनों का वॉल्यूम दे रखा है, एक का टाइम दे रखा है, एक का नहीं दे रखा, लेकिन सिर्फ इनके बेसिस पर हम निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इनका तो आपस में ऑलरेडी रिलेशन था। क्या? अगर हम लिखें, देखना बेटा, क्या हम लिख सकते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन अपॉन molar mass of hydrogen, and that is equals to volume of O2 upon time of O2 into volume of H2 upon time of H2। ये आपस में पूरा साथ में रिलेशन था। अब मोलर मास वाला अलग था। क्या करेंगे? सारी वैल्यूज पुट करेंगे। कर दो बेटा, कितना आ जाना है? मोलर मास ऑक्सीजन का कितना? 32। मोलर मास हाइड्रोजन का कितना? दैट इज 2। ये अंडर रूट में चल रहा है। वॉल्यूम ऑक्सीजन का कितना? 40 ml। टाइम ऑक्सीजन का पूछा है, मल्टीप्लाई बाय टाइम हाइड्रोजन का 20 मिनट और वॉल्यूम हाइड्रोजन का दैट इज 50 ml। 2 16 से गया, रूट 16 4 हो गया, 4 इज इक्वल्स टू, यहां से ये कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या क्या बच गया? 4 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 20 अपॉन नीचे बचा 5, ये बचा टाइम ऑफ O2। 4 से 4 कैंसल आउट हो गया, ये इधर चला जाएगा, तो कितना आ रहा है? हमने कुछ तो गड़बड़ कर दिया है। 5 4 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, यहां से तो 4 बचा था। 5 4 ज़ा 20, स्क्वायर तो हमने किया ही नहीं, सीधे रूट 16 की वैल्यू हमने 4 लिखी है। चलो स्टेप बाई स्टेप चलते हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। O2 का तो टाइम पूछा है, वॉल्यूम O2 का लिख दिया, वॉल्यूम O2 का लिख दिया, उल्टा कर दिया ना हमने, है ना। देखो भाई, वॉल्यूम का तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल रिलेशन था ना, तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन अपॉन टाइम ऑफ हाइड्रोजन इनटू वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन टाइम ऑफ O2। ठीक है जी, हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल था, वॉल्यूम का तो टाइम का इनवर्स प्रोपोर्शनल रिलेशन था, तो ये सब हटा देते हैं। तो मोलर मास 32, इधर 2, ये रूट में चल रहा है। वॉल्यूम हाइड्रोजन का कितना? 50। टाइम हाइड्रोजन का कितना? 20। सही चल रहे हैं? बिल्कुल। टाइम O2 का कितना? पता नहीं। और
वॉल्यूम O2 का कितना, 40 ml। अब यहाँ पर ये गया 16, रूट 16 हो गया 4 इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या बचा, ये कैंसिल आउट हो गया है ना, 5 8 40 हो गया। तो नीचे से क्या बचा, टाइम ऑफ O2 नीचे से बच रहा है 16, तो टाइम ऑफ O2 कितना आ गया, 64 मिनट्स। देख लो बेटा ध्यान से, जो रिश्ता जैसे है उसको एकदम याद रखो। देखो मैंने पूरी टेबल आपको बनवा दी थी रेट ऑफ डिफ्यूजन इफ्यूजन वाली, और ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है बेटा जो हमने पढ़ा हो और उससे भी क्वेश्चन हमने डिस्कस ना किया हो। जो नहीं भी था वो भी मैंने सारा लिखवाया। देखो बेटा ये रिश्ता लिखवाया था मैंने, वॉल्यूम और टाइम टेकन वाला साथ में लिखवाया है ना। उसी तरीके से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टाइम टेकन वाला भी साथ में है, अगर कभी नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में बात करें। देख लो बेटा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्या है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, कहाँ गई स्क्रीन, ये रहा। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ने बोला है, पढ़ेंगे बेटा ध्यान से, दैट द टेम्परेचर ऑफ अ गैस, एक गैस का जो टेम्परेचर है वो रेज कर दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस से 927 डिग्री सेल्सियस। तो आरएमएस स्पीड में क्या हो जाएगा, उसके आरएमएस स्पीड में क्या चेंज हो जाएंगे बेटा। इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इनिशियल टेम्परेचर उसका था 27 डिग्री सेल्सियस और वो कर दिया है 927 डिग्री सेल्सियस। तो आरएमएस 1 जो था उसमें हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड अंडर रूट 3RT अपॉन m। अब इस केस में अंडर रूट 3RT अपॉन m है, वैल्यूज पुट कर देते हैं केल्विन में। ये ध्यान रखना हमेशा केल्विन में चलना। ये हो जाएगा 300 केल्विन और ये कितना हो जाएगा बेटा, 273 ऐड करेंगे तो 1200 केल्विन। अब इस केस में वैल्यूज रखते हैं दोनों के रिस्पेक्ट में, तो हमारे पास ये भी 3RT अपॉन m। टेम्परेचर अलग अलग है, बाकी सब तो सेम है, ये गया ये पूरा गया। तो इनिशियल टेम्परेचर 300, फाइनल टेम्परेचर ये कितना है 1200। कितने टाइम्स कैंसिल आउट हो रहा है, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, ये इससे गया, 3 4 12, रूट 4 में मतलब 2 टाइम्स। तो फाइनल कितनी आ रही है बेटा, 2 टाइम्स, डबल हो जाएगी। फाइनल केस में क्या हो जाएगी बेटा, डबल हो जाएगी। ये T1 टेम्परेचर पे, ये T2 टेम्परेचर पे, बाकी सब तो सेम है ना, आरएमएस वेलोसिटी सेम केस के लिए बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है, एन आइडियल गैस ओबेइंग काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज। क्या बोला इसने कि अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो वो जो आइडियल गैस है, वो जो केटीजी है हमारे पास गैसेस की, वो लिक्विफाई नहीं हो सकता केटीजी के अकॉर्डिंग। क्यों, क्या बोला था ऐसा, तो मैंने आपको कहा था 2 पोस्टुलेट केटीजी के आगे जाके करेक्ट किए गए। पहला, द फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। लेकिन उसको आगे जाके कैसे करेक्ट किया गया था, दैट देयर इज नेग्लिजिएबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स। तो क्या आ जाएगा बेटा, फोर्स एक्टिंग बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिएबल। क्लियर है बेटा, देख लो इसे ध्यान से। फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर ऑफ गैसेस, इनमें से कौन सा मिक्सचर है गैसेस का जो ओबे नहीं करता डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मैंने आपको छपवा दिए सारे, फिर भी ओबे कौन नहीं करेगा, जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कर जाएगा। रूम टेम्परेचर पे रिएक्ट कौन करेगा, जब दोनों में से कोई एक एसिड की तरह बिहेव करेगा और दूसरा बेस की तरह बिहेव करेगा, या कोई एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ये तो केसेस मैंने लिखवा दिए थे, ये तो सारे वो केसेस है जिनके लिए एप्लीकेबल है। क्लियर, याद रखना बेटा, एप्लीकेबल फॉर दोज गैसेस विच आर नॉट रिएक्टेड स्पेशली एट रूम टेम्परेचर। अब तुम कहो मैम अगर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स कहाँ से बनते, बेटा टेम्परेचर रटो, इनऑर्गेनिक पढ़ोगे, टेम्परेचर अलग था।
टेम्परेचर पे करता है, रूम टेम्परेचर पे कभी N2 टूटता ही नहीं है। क्यों नहीं टूटता? ये इनर्ट होता है रूम टेम्परेचर पे, पता है, रटा है कभी इनर्ट एट रूम टेम्परेचर। वाई? N ट्रिपल बॉन्ड N, इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की आवश्यकता होती है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है, और अगर किसी के साथ रिएक्ट करना है तो खुद टूटना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा क्या है। क्वेश्चन ने बोला है 0.24 ग्राम ऑफ अ वोलेटाइल सब्सटेंस, वोलेटाइल यानी कि जो वेपराइज हो जाता है उसे वोलेटाइल कहते हैं। तो 0.24 ग्राम है एक सब्सटेंस का जो वेपराइज हो जा रहा है और 45 ml वेपर दे रहा है। लिख लेते हैं भाई क्या क्या दे रखा है। मास दे रखा है गैस का 0.24 ग्राम, वॉल्यूम जो वो वेपर दे रहा है एनटीपी पे 45 ml, व्हाट विल बी वेपर डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। मोल कंसेप्ट वाले सेशन में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास के बीच में। मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी इंटू 2 किसके बराबर होता है? मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। अगर सेम सब्सटेंस का जिक्र हो रहा है, अगर सेम सब्सटेंस का जिक्र हो रहा है तो उस केस में कौन से दो फॉर्मूले मोल के कैलकुलेट करोगे? अगर आपको मॉलिक्यूलर मास चाहिए तो ध्यान से देखना बेटा, गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल्स टू VL अपॉन 22.4 यूज कर सकते हो। क्यों? क्योंकि NTP, STP, SATP इन कंडीशंस पे आप ये वाला केस लगा सकते हो। तो क्या आ जाएगा बेटा यहाँ से? गिवन मास दिया 0.24, मोलर मास पता नहीं, वॉल्यूम दिया 45 ml, लीटर में कन्वर्ट करेंगे 22400। देख लो बेटा ध्यान से, यहां से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मोलर मास आ जाएगा 119.4, लेकिन आपसे पूछिए वेपर डेंसिटी, तो आप इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, और जब आप इसे 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 59.73 अप्रोक्सीमेटली। देख लो बेटा ध्यान से, सॉल्व करके भी देख लो, आ जाएगा आंसर। इजी कैलकुलेशंस है, इजीली हो जाएगा। क्लियर है? पढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी? द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस। अगर हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी की हम बात करते हैं एक आइडियल गैस की पर मॉलिक्यूल इन SI यूनिट, इन SI यूनिट इज, टेम्परेचर दे रखा है बेटा। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, सिर्फ टेम्परेचर दे रखा है और तो किसी बात का जिक्र ही नहीं कर रहा। क्या रिलेशन लिखे थे बेटा? 3/2 kT। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ KTG। अब बोल्ट्जमान कांस्टेंट का क्या वैल्यू था? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। टेम्परेचर 298 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। करेंगे बेटा आप इसे सॉल्व तो आपके पास यहां से आंसर आ जाएगा 6.17 इंटू 10⁻⁻21 जूल। ये 1.5 हो जाएगा। इसको अगर मैं 300 मान लूँ तो 1.5 इंटू 3 अप्रॉक्सीमेटली 6 आएगा। तो ये तो पहले कंपटीशन से बाहर हो गया। लेकिन अब बात करते हैं 10 की पावर की, तो वो 10⁻⁻21। देख लो बेटा ध्यान से, क्लियर है? बिल्कुल परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। एट 25 डिग्री सेल्सियस, आपको टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, है ना। प्रेशर दे रखा है mm है 730 mm, है ना। वॉल्यूम दे रखा है 380 ml ऑफ ड्राई ऑक्सीजन वॉज कलेक्टेड। ठीक है जी, 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना प्रेशर, इतना वॉल्यूम, इतना टेम्परेचर है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, व्हाट वॉल्यूम विल द ऑक्सीजन ऑक्यूपाई एट 760 mm? प्रेशर बदल गया है,
और प्रेशर जब बढ़ाया गया तो वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होगा, वॉल्यूम ऑब्वियसली कम होगा। अगर मैं इसको सॉल्व ना भी करूं तो आपको पता है बेटा आंसर क्या आएगा। वॉल्यूम बढ़ तो नहीं सकता, प्रेशर बढ़ाने से स्पेस कमी तो होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। 380 से ज्यादा वाला, 380 से ज्यादा वाला यानी कि कम वाला ये तो गया, लेकिन ज्यादा भी 3 दे रखे। तो अब इस केस में सॉल्व करेंगे इसे कैसे। P1 V1 अपॉन N1 T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन N2 T2। मैंने कहा था ना हमेशा ये इक्वेशन यूज करना है, और जिसका जिक्र नहीं कर रहा वो सेम है, जो सेम है उसे कैंसिल आउट कर दो। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, अमाउंट ऑफ गैस चेंज कर रहा है, नहीं कर रहा, लगा दो P1 V1 बराबर P2 V2। तो P1 V1, P1 कितना 730, V1 कितना है भाई V1 दैट इज 380 ml, P2 कितना है 760 और V2 वी हैव टू कैलकुलेट। सॉल्व करो बेटा, है ना। 2 8 16 2 7, ये से 2 टाइम्स गया, 2 1 2 3 6 1 2 6 12 1 2 5 10, 365 ml विल बी द आंसर। देख लो बेटा ध्यान से, क्लियर है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस है बेटा, है ना। तो बेटा आज के सेशन में इतने क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। नेक्स्ट क्लास के लिए मैं आपको टॉपिक पहले ही बता देती हूँ। प्लानर वैसे पीडब्ल्यू ऐप पे है। बच्चों ने कमेंट्स में कुछ डाउट पूछे हैं कि इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे। बेटा पीडब्ल्यू ऐप पे मिल जाएंगे, नीट सिलेक्शन एक्सप्रेस बैच नाम से ये बैच है, फ्री में है, आप जा सकते हो। केमिस्ट्री सेक्शन में जाके आप नोट्स लिख सकते हो, ले सकते हो, टाइप कर लेना, मतलब सॉरी लिख लेना, नोट्स प्रॉपर बना लेना, और आप अच्छे से पढ़ते रहो बेटा। आपका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। सेशन एक भी स्किप मत करना। मैं कोशिश कर रही हूँ वही क्वेश्चंस पिक करूँ, बट जितना पढ़े उतना अच्छे से पढ़े, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो आज भी जो फॉर्मूला चार्ट मैंने बना के दिया है आपको, एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप उसको बनाएंगे, अपनी टेबल पे अपने नोट्स में ऐड कर लेंगे और मुझे ज़रूर सेंड करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक यू एंड always stay motivated. This time is very important for all of you. आधे बच्चे कंपटीशन से इसी टाइम पे बाहर हो जाते हैं बेटा, क्योंकि वो अपने ऊपर से भरोसा खो देते हैं। अपने ऊपर भरोसा रखो, बिल्कुल कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। जो हो गया, जो हो रहा है, हम बदल नहीं सकते, लेकिन क्या होने वाला है उसमें हम क्या एफर्ट्स कर सकते हैं, दैट इज इम्पॉर्टेंट। सो ऑल द वेरी बेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।